नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साहब हमागड़ी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, और हम बात करने वाले हैं एक एक्स रॉ ऑफिसर मिस्टर बिष्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद से मीडिया इंडस्ट्री में खलबली मची है। क्यों मीडिया इंडस्ट्री में, नॉट इन द इंटेलिजेंस सर्कल, वो सर समझाइए। बिकॉज बट द हिज क्लेम्स आर वेरी बिग एंड टू बिग टू इग्नोर। इट लुक्स लाइक कि वो हमें वार्न कर रहे हैं, या फिर ऐसा सच में हो रहा है। 174 आतंकी और 13 टेरर कैंप्स राइट ऑन द बॉर्डर्स। कहाँ की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है? सर, अ वेरी वार्म वेलकम। ये मिस्टर बिष्ट कौन है? पहले सर मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी। देखिए, मिस्टर बीस्ट एक एक्स रॉ ऑफिसर हैं और बीइंग एन एक्स रॉ ऑफिसर आपके पास एक क्वाजी अथॉरिटी हो जाती है कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो तकरीबन तकरीबन दुनिया उसको सीरियसली लेगी, देश उसको सीरियसली लेगा। और कहीं न कहीं होता क्या है कि जो देश में इस समय सिक्योरिटी का माहौल है, वो उससे जोड़ के बताते हैं, तो उसमें सच्चाई और ज़्यादा सामने आती है। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि उनके क्लेम्स में कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा बांग्लादेश फ्रंटियर है, वो एक नया निशाना बना है। उसके कई कारण हैं और पहला कारण और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है, जो इसकी तरफ इशारा करता है, वो है मुनीर की जो स्टेटमेंट आई थी 2-3 महीना पहले, जिसमें उसने बोला था कि अगला अटैक जो होगा भारत के ऊपर, वो ईस्टर्न फ्लैंक से होगा। अब ऑब्वियसली ईस्टर्न फ्लैंक से होगा, इसमें चाइना और बांग्लादेश दोनों ही तकरीबन-तकरीबन शामिल हो जाते हैं। तो जिस तरह से चाइना की एक्टिविटीज़ इस समय बांग्लादेश में चल रही हैं, जैसे कि मोगला पोर्ट का डेवलपमेंट हो गया, लाल मुनरी हाट में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी। J-10C फाइटर्स $2.2 बिलियन में देने की बातचीत चल रही है। फिर उसके अलावा जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि ड्यूअल यूज़ टाइप हैं, जैसे मोगला पोर्ट हो गया, इसी तरह के प्रोजेक्ट्स को लेने की फिराक में हैं रहे थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नॉर्थ ईस्ट के जितने आतंकी हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अ, नागालैंड, मणिपुर और इस इलाके अरुणाचल के सदर्न पोर्शन से आते हैं, तिनसुकिया वगैरह के रास्ते से आते हैं। ये सारे के सारे जो हैं लोग, ये लोग सिलीगुड़ी में आके रेस्ट और रिकूप करते थे। सिलीगुड़ी को इन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ था कि लड़ाई कर ली कुछ दिनों तक हमारे मिलिट्री फोर्सेस के साथ। अब यहाँ आकर के इनकी डबल डुप्लीकेट फैमिलीज भी हैं कि यहाँ पर आकर के आराम करते थे। तो यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं? हथियार की खरीद फरोख्त, एफआईसीएन बहुत बड़ी मात्रा में जाता है, ड्रग्स बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर होता है। तो जहाँ पे इनका बिजनेस सेंटर है, वहाँ पर ये लोग अवॉइड करते थे कि कोई आतंकी एक्टिविटी हो। ज़रूरत पड़ने पे अगर लड़ाई होगी तब करेंगे। अभी वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो उनका एक कंड्यूट एरिया है। नेपाल से सामान आता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट से सामान आता है, बांग्लादेश से सामान आता है, पाकिस्तान की आईएसआई इसमें बहुत अ, डीपली इन्वॉल्व्ड है। मैं इस इलाके में करीबन 15 साल नौकरी कर चुका हूँ, तो लोगों को पता होना चाहिए कि मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि मैंने एक एफआईसीएन का ही डाटा इकट्ठा किया था अपने लेवल पे, हमारे जो मिलिट्री सर, एस्टेब्लिशमेंट FICNS? फॉरेन करेंसी जो होती है, फेक इंडियन करेंसी उसको बोलते हैं। तो फेक इंडियन करेंसी का यहाँ पे करोड़ों का धंधा चलता है और ये सब आतंकी इस्तेमाल करते हैं अपने इंडिया में आकर के, लोकल अपने जीने जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, एमुनिशन के लिए, हथियार के लिए। और हमारी पब्लिक है उसको ले भी लेती है और बाद में फंस जाती है कि अरे यार मेरे पास तो फेक करेंसी हो गई। मैंने 1 साल के डेटा में, 1 साल था मैं जब मैं ब्रिगेडियर था, तो मैंने देखा जहाँ से मैंने डेटा शुरू किया था, करीबन करोड़ों में चल गया था वो। खाली न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में। अगर आप न्यूज़पेपर के अलावा सोचें, जो न्यूज़पेपर ने नहीं रिपोर्ट किए हैं, तब कितना बड़ा, क्योंकि सारी चीज़ तो न्यूज़पेपर पकड़ नहीं सकते, ओपन मीडिया पकड़ नहीं पाती है। अंडरग्राउंड कितना फेक करेंसी का धंधा यहाँ चल रहा था और वो सारा का सारा भारत में आता था। मैं बात कर रहा हूँ
2013 की, आज की नहीं बात, 2013 की बात कर रहा हूँ। समझिए तब से लेकर आज तक क्यों कितना इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। इसीलिए 2016 में मोदी जी ने जो क्या बोलते हैं नोटबंदी का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। लोगों को खाली नोटबंदी में अपनी तकलीफ दिखती है, ये नहीं दिखता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट था उस समय। इन सबकी बोलती बंद हो गई थी 2 साल तक। एक बार फिर दोबारा जब सर्कुलेशन में आया तो फिर दोबारा वही कहानी शुरू हो गई। आपको पता भी होगा कि मेरे ख्याल से बहुत पहले की बात है, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। हमारा जो आई थिंक करेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो चाइना की एक किसी फर्म को दिया गया था या पाकिस्तान, वन ऑफ द टू, आई एम नॉट वेरी श्योर। चिदम्बरम जी से आप अगर गूगल करेंगी तो आपको पता चलेगा चिदम्बरम हैड कम इन अ बैड लाइट एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब वो हो सकता है नॉर्मल बिडिंग में आ गया हो वो फॉर्म, बट इस इसकी वजह से तो फेक करेंसी का आना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह से ड्रग्स, इसी तरह से अ, हथियार, ये हथियार कहाँ जाते थे? छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली तक। ये नक्सल पूरा, ये नक्सल। पूरा का पूरा रेड बेल्ट जो थी, वहां से इसीलिए ये जो नक्सल वो यहाँ आते थे। और नक्सल शुरू कहाँ हुआ था? नक्सलवाद सिलीगुड़ी से। नक्सल हम्म। बारी एक गांव है जहां से ये पूरा का पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था, वो भी सिलीगुड़ी में। और वो इसीलिए ये इलाका जो है बहुत ही मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली 20 किलोमीटर का 22 किलोमीटर का इलाका हमारे भारत में है। बाकी सब चारों तरफ से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और चुम्बी वैली के इलाके में चाइना के लोग इधर नज़दीक आते हैं। और दूसरा जो है कि हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हैं, वो भी इसी इलाके को इसी इलाके के थ्रू आते थे। यूनान से ईरान में आपको पता होगा कि बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है वेपन्स और एम्यूनिशन का, ये वो लोग हम्म। लेके आते। तो ये पूरा का पूरा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर था एक बिजनेस हब था, आतंक बिजनेस मॉल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो मैं आतंकी। अगर कहूँ कि जो बिष्ट जी ने जो क्लेम्स किए हैं, मतलब उससे भी ज्यादा टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट हैं इस एरिया के आसपास में। आपका देखिए वेदर दे आर इंडिया फोकस्ड या बांग्लादेश के अंदर ही गदर मचाना चाहते हैं, वो नहीं है। आतंकवाद के जितने भी आका हैं वो सारे इस इलाके में हैं, बांग्लादेश की साइड में। इनके जितने ग्रुप्स हैं वो अगर आप उनको गूगल करके देखेंगी तो आपको उनके नाम वगैरह सारे डिटेल पता चल जाएंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ से डिप्लॉयड है। जमाते इस्लाम क्यों जीती है? पूरी की पूरी जो बेल्ट है हमारी बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, हर जगह जमाते इस्लामी जीती है। जमाते इस्लाम आपको पता है एंटी इंडिया है, और इसके साथ छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं जो जुड़े हुए हैं। वो सारे मिल करके इन्होंने एक तरह से एक पर्दा बनाया हुआ। हम्म। रेस्ट ऑफ बांग्लादेश अलग है और ये अलग है। और धीरे-धीरे ये बढ़ाएँगे अपना इन्फ्लुएंस दोनों तरफ, भारत के तरफ थ्रू घुसपैठियों के थ्रू, और अपने अंदर जो बांग्लादेश के थ्रू जो है खुद अपनी इन्फ्लुएंस बना के वो बनना चाहते हैं बांग्लादेश को रूल करने वाली पार्टी। इसमें नंबर 2 पार्टी है। हम्म। छात्रीय नेशनल छात्रीय पार्टी जिसने इलेक्शन जीता था, जिसने शेख हसीना को हटाया था, वो कहाँ खाली 6 सीटें मिली हैं उसको इलेक्शन में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हाथ बाहर बाहर के फोर्सेस का रहा होगा ये पूरा रिजीम चेंज करने में। मतलब और इस जिन्होंने बात रिज्यूम चेंज कराया उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, मलाई मारी बिल्कुल, किसी और ने। बिल्कुल, एक्चुअली उनकी कभी वैल्यू थी ही नहीं। दे वर यूज्ड एज़ कैनन फॉडर। उनको एक एक कहते हैं ना कि एम्यूनिशन की तरह इस्तेमाल किया गया। एम्यूनिशन को एक बार फायर फायर कर दो, क्या हम्म। बचता है? खाली खोखा बचता है। उनका वही हाल हुआ। उनको पहले एक्सप्लोजिव से फिल किया उनके दिमाग को, उनको हम्म। भड़काया, उसके बाद अभी भी वो समझ नहीं रहे हैं। अभी भी वो सोचते हैं कि वो सही हैं। हम्म। बिल्कुल दे वर डायरेक्टेड बाय द वेस्टर्न एजेंसीज। एजेंसीज एंड हम्म। आल्सो हेल्प ऑफ पाकिस्तान आईएसआई। क्यों पाकिस्तान के साथ सडनली गुडी-गुडी हो गए हैं ये लोग? इसलिए हम्म। कि वो ये इसलिए है कि वो उनका कहना मानता है, और क्या बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो करता है। इसके कारण की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ ये जो इलेक्शन जीते हैं हम लोग ना,
वेस्ट बंगाल में, एक तरह से हमारी नई ज़िंदगी आ गई है। नहीं हम्म। तो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न फ्लैंक जो था हमारा, ईस्ट जो था, ये इनके कब्ज़े में आ जाता। और आपने कई प्रोग्राम भी किए होंगे कई लोगों के साथ, जिसमें आपको पुरानी-पुरानी चीज़ें अब निकल के बाहर आ रही हैं और भी चीज़ें आएँगी। धीरे-धीरे हम्म। कुछ चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत नहीं बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें जो ओपन में बोल सकते हैं, वो बता दी जाती हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इनके क्लेम्स सही हैं, नंबर्स हम्म। पे आप मत जाइए। देखिए, नंबर ये एक तरीका होता है ये बताने के लिए कि हाँ, मैं कितना ऑथेंटिक हूँ। हम्म। नंबर्स पे आप तभी जाइएगा जब कोई गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होता है, जब कोई तो सर अ, चिकन नेक पे कितना खतरा है? अब मैं बिष्ट सर की जस्ट जिस्ट लूंगी, क्रक्स लूंगी उनकी, अगर मैं वहां से बात करूं तो कितना खतरा है चिकन नेक को लेके? क्योंकि जमात तो रो अभी जमात के इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स आए इन लास्ट 48 आवर्स। हुँ, इनके खुद के होम मिनिस्टर आके बहुत कुछ बोल रहे हैं सामने आके। मैं इनफैक्ट इफ यू व्हाइल यू सर टॉक आई विल डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन आल्सो। स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी प्रोवोकेटिव जो बांग्लादेश से इस वक्त निकल कर आ रहे हैं, वेरी हुँ। प्रोवोकेटिव। और ऐसा देखिए लग रहा है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं सर, क्योंकि आप देखिए ना मलेशिया में इन्होंने आईएसआई और बांग्लादेश के वहां पे ट्रेनिंग्स चल रही हैं, हजारों की संख्या में आईएसआई यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जमात अपने आप में ही काफी एक रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इट लुक्स लाइक कि इट्स नॉट इजी बैटल अराउंड दैट। मैं सब बस एक बार इनका जो होम मिनिस्टर है उनका मैं निकालना चाहूंगी। बताइए, आप कोई स्टेटमेंट दिखाना चाहते हैं इनका? ओके। सबसे पह आप जब तक निकालती हैं, मैं ये आपके ইন্ডিয়ান सवाल का जवाब दे दूँ। হয়ে গেছে এখন নতুন করে আবার পাকিস্তান আওয়ামী লীগ হলো মেড ইন ইন্ডিয়া আওয়ামী লীগ এই পার্টিটা ছিল মেড ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার মাল তো ইন্ডিয়াতে রপ্তানি হয়ে গেছে এখন নতুন করে আবার পাকিস্তান ही इज द होम ओके। मिनिस्टर फॉर बांग्लादेश। देखिए, इस समय क्या हुआ है, शेख हसीना के जाने के बाद तारिक रहमान की जो इनफैक्ट सारी जो गंद मचाई थी वो हमारे मोहम्मद यूनुस साहब थे। अब मोहम्मद यूनुस साहब का जो गंद है, तारिक रहमान थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहे हैं। खुद नहीं बोल रहे हैं, अपने मिनिस्टर्स वगैरह के थ्रू ये बातचीत करा रहे हैं, ताकि बाद में वो बोल सकें कि अरे नहीं, दैट वाज़ नॉट अ ऑफिशियल लाइन ऑफ बांग्लादेश। लेकिन भारत ऐसा नहीं है कि भारत इन सब चीज़ों से अनजान है और बड़े मतलब अस्वस्थ है कि यहाँ से बांग्लादेश से कुछ नहीं होगा। खतरे जो बांग्लादेश के ऊपर हैं। सबसे पहले मैं क्योंकि आज का सब्जेक्ट आपका आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको लिस्ट बताना चाहूँगा कि कितने इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स इस इलाके में हमारे सामने, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सामने जो ऑपरेट कर रहे हैं। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी जिसको बोलते हैं। अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, एबीटी, आईसिस के एफिलिएट हैं ये, आईसिस से जुड़े हुए हैं। हुजी के एलिमेंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। हुजी आपको पता है वो पूरा वेस्ट में है, उन्होंने यहाँ पे अपनी जड़ें वो कर रखी हैं। और कई सारे छोटे-छोटे इंसर्जेंट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। चिटगांव हिल ट्रैक्स में भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज के थ्रू ये अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदर आए भारत के और गदर करें। तो आप देखिए चिटगांव जो है एकदम ईस्टर्न कॉर्नर है बांग्लादेश का, और जेएमबी वगैरह जो है वेस्टर्न कॉर्नर पे हैं। तो पूरा का पूरा भारत का जो इनके ऊपर चारों तरफ से हमने जो इनको घेर रखा है ज्योग्राफिकली, उसके साथ-साथ इन्होंने मिलिटेंट्स डिप्लॉय किए हैं। तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी है कि फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ आतंकवादीज़, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ बॉर्डर गार्ड, जो कि उनके साथ बीजीबी बोलते हैं उनको, बॉर्डर गार्ड बटालियंस। वो उनके साथ इसका एक अलग से डीजी होता है, और फिर है आर्मी। तो ये 3 लेयर्ड इन्होंने अपना एक वो बनाया है, ताकि अगर भारत कोशिश करे मिलिटरीली तो वो उसको एसिमेट्रिक तरीके से, जैसे आप जानते हैं ना कि आजकल ईरान कर रहा है, एसिमेट्रिक तरीके से भारत को वो जैसे इज़राइल हमास में हमास कर रहा था, उस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह से भारत में इतनी तो समझ है कि वो जानता है कि किसको क्या करना है। तो हम लोग भी मैपिंग कर रहे हैं। अगर आप गिनती करेंगे तो आतंकवादी शायद बहुत ज़्यादा होंगे, 174 नहीं होंगे। और
इस समय जो कोलैबोरेशन चल रहा है आईएसआई का, बांग्लादेश का, और चाइना की एमएसएस मिलिट्री सिक्योरिटी जो एजेंसी है, जो कि वहाँ की आईएसआई समझ लीजिए उसके बराबर है, मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी, तो एजेंसी भी नहीं है, पूरी मिनिस्ट्री है वो। ये लोग मिल करके यहाँ पर ये गेम खेल रहे हैं। अब दूसरा जो खतरा है हमारा है वो है चाइना से आता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है कि चुंबी वैली जो है एकदम सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक के 20 किलोमीटर शॉर्ट वो आके खत्म होती है। भूटान के ऊपर जो है चाइना धीरे 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 अपने वो चुंबी वैली को चौड़ा कर रहा है। पहले क्या था कि चुंबी वैली थोड़ी पतली है, तो चुंबी वैली पतली होने की वजह से हम उसको, हमारी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं हमारे ऊपर, हमारे जो ट्रुप्स हैं ऊपर हैं, तो हम कभी भी उनको काट सकते थे। अब इसको वो चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भारत की तरफ से तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ कोई सॉरी भूटान की तरफ कोई उनको बड़ा क्या बोलते हैं अपोजिशन नहीं है, तो ये धीरे 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 ईस्टर्न साइड में इस चुंबी वैली को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि वो ज्यादा फोर्स ले आ करके भारत के ऊपर प्रेशर डालें। अगर चुंबी वैली का कोई मैप हो तो आप ये देखिए, जो आप यादोंग वगैरह का इलाका जो देख रहे हैं ना, इधर से ये चुंबी वैली को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब, और धीरे धीरे छोटे छोटे इंक्रोचमेंट करते रहते हैं, ताकि ये जो नोक जैसा अंदर आ रहा है ना डोकलम के नीचे, वो कम हो, और फिर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने इन्फ्लुएंस में ले आए। तो नीचे से बांग्लादेश, ऊपर से चुंबी वैली और आतंकवादी, ये तीनों का जो खतरा है मिलिट्री खतरा है। दूसरा खतरा है ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज का, जो कि लिया करके बांग्लादेश के अंदर से ही भारत के और हिस्सों पे, जैसे कि चिटगांव हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, उनके ऊपर उनके थ्रू ऑपरेट कराएं आतंकवादियों को, हमारे इलाके में गड़बड़ी मचाएं, आतंकी घटनाएं करें। ये अभी नहीं करेंगे, ये जब कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, जैसे आपने मुनीर ने बोला था कि अगला अटैक जो होगा वो, या अगला अटैक जो आतंकवादी हमला, अगर कुछ कोई भी एक्शन करते हैं वो ईस्टर्न फ्लैंक से होगा, क्योंकि वहां पे देखिए वेस्टर्न फ्लैंक में खाली चाइना और पाकिस्तान है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ गए, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब इसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो क्या बोलते हैं चैलेंज है, और उसको काउंटर करने के लिए हमने मल्टीपल फ्रंट पे मल्टीपल फ्रंट पे हम इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला है मिलिट्री प्रॉब्लम। अब मिलिट्री प्रॉब्लम में अगर आप मुझे वो मैप दिखाएंगे जो जहाँ पे 3 बड़ी छावनियां हम लोगों ने अभी खोली हैं जब से बांग्लादेश का यूनुस साहब ने कंट्रोल लिया था। वैसे उनका नाम मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मैप नहीं निकाला, अगर अदरवाइज मैं उनको बता देता हूँ। पहला है लचित बोरोफुकन मिलिट्री स्टेशन, जो कि बमुनई गांव, धुबरी, असम में है, और ये भारत का पहला मेजर आर्मी बेस है जो बांग्लादेश बॉर्डर पर है। देखिए, आज तक हम बांग्लादेश को एक दोस्त समझते थे। हमारा एक मिलिट्री स्टेशन खोलना बांग्लादेश बॉर्डर पे ये दर्शाता है कि भारत जो है अब बांग्लादेश को बड़ी सीरियसली ले रहा है एज एन एडवर्सरी एंड नॉट एज अ फ्रेंड। दूसरा है चोपड़ा फॉरवर्ड बेस जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर से हम रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। किसके लिए? बांग्लादेश के ऊपर अगर कोई खतरा बांग्लादेश से होता है। और तीसरा है किशनगंज गैरिजन, जो कि बिहार में है, छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ मिलिट्री प्रेजेंस पहले से था, अभी उसको हमने बढ़ा दिया है, जिससे कि वो एक लॉजिस्टिक्स बेस बनेगा। जो भी हम ईस्ट में काम करते थे, हमारा गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, तेजपुर, ये सब इलाके थे हमारे लॉजिस्टिक्स बेस, क्योंकि हमारा फोकस नेचुरली चाइना की तरफ होता था। हमारे लिए खतरा था कि म्यांमार भी कहीं ना इसमें जुड़ जाए, लेकिन भारत की कूटनीति की वजह से अब म्यांमार जो है भारत के साथ ज्यादा आ रहा है और बाकी लोगों के साथ कम आ रहा है। तो पहली जो कील हमने इनके क्या बोलते हैं चक्रव्यूह बनाने की जो हमारे तरफ कोशिश करी थी, वो है म्यांमार को हम अपने सपोर्ट में ले आ रहे हैं। और म्यांमार को सपोर्ट में कैसे ला रहे हैं? म्यांमार गवर्नमेंट के थ्रू, उनके वहाँ के आतंकवादियों के थ्रू नहीं। जैसे आतंकवादी बोलिए, वहाँ के जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज हैं, थ्री ब्रदरहुड अलायंस है उनका, जैसे उसका अरकान आर्मी हो गई, एमएनडीए हो गया जो चाइना फ्रंट पे है,
और TNA है जो फर्दर नॉर्थ में है। ये तीनों लोगों ने मिल करके वहाँ पे भारत के बॉर्डर के साथ-साथ ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे थे, म्यांमार गवर्नमेंट के, लेकिन वो धीरे-धीरे उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। और म्यांमार गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे भारत में आए थे अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ता पहले। तो हमने म्यांमार के साथ एक अलग से रास्ता खोला है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के ऊपर जो जो चिटगांव वगैरह के इलाके में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा है डिप्लोमैटिक तरीके से, और तीसरा जो है इकोनॉमिक तरीके से। अब इकोनॉमिक तरीके में हम ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कर रहे हैं। जब अगर इनकी जब जैसे ही इनकी थोड़ी-सी हरकत बढ़ती है, तो हम वहाँ से हवा टाइट कर देते हैं। ठीक है? अभी तो थोड़ा-थोड़ा इंजेक्शन दे रहे हैं। अगर ये नहीं बात मानेंगे तो इकोनॉमिकली बांग्लादेश चाहे कितना भी चाइना उसको सपोर्ट करे, भारत ने अगर अपने पाइपलाइन बंद कर दिए ना सपोर्ट के, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, बांग्लादेश का जीना हराम हो जाएगा। और बांग्लादेश अगर समझता है कि चाइना आकर के उसको सी के थ्रू मदद देगा, तो वो भूल जाए। जो बे ऑफ बंगाल को पूरी तरह से भारतीय नौसेना ब्लॉक कर सकती है, और एक बार वो ब्लॉक हो गए, चारों तरफ से तो भारत है ही है। एक तरफ गैप था असम का और बंगाल का, वहाँ भी हमने अब मिलिट्री स्टेशंस खोल दिए हैं। तो वहाँ से भी हमारे प्लान पक्का बने होंगे। ये तो अगर मिलिट्री स्टेशन खोला है तो प्लान भी बने होंगे। मैं प्लान वगैरह की बात नहीं करूँगा, दीज़ आर एट द लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, फंदा कस रहा है। आप समझ रही हैं? ग्रेटर निकोबार आइलैंड में क्यों हमने मिलिट्री बेस बनाना शुरू किया? खाली मलक्का स्ट्रेट के लिए नहीं, ये ऊपर जो हमारे भाई साहब खुदक रहे हैं, उनके लिए भी है। ग्रेटर निकोबार आइलैंड में अगर हमारा फुल फ्लेजेड बड़ा एक कमांड है, नेवल कमांड है वहाँ पर, तो उस नेवल कमांड की टास्किंग में चेंज आएगा। अगर ये लोग कुछ भी करेंगे, वो एक स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर है निकोबार आइलैंड, और वहाँ से इतनी मार पड़ेगी इनको, कि इनको समझ में नहीं आएगा दिन है या रात है। सो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ क्रिएशन ऑफ दीज़ स्टेशन, दीज़ बिग बिग मूव्स, उनको ये मैसेज तो जा रही है कि भाई ज़्यादा आप भारत के खिलाफ कार्रवाई मत करिए। आपकी सर्वाइवबिलिटी भारत के ऊपर है, लेकिन भारत क्या करता है, भारत कोशिश करता है कि श्रीलंका का जैसे मामला सुधरा, जैसे मालदीव्स का मामला सुधरा, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि ये लोग मतलब प्यार से रहें। हम ये नहीं चाहते कि उनके साथ हम उन्हीं की तरह व्यवहार करें, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चीज़ें ज़मीन पे सभ्य अपनी सभ्य तरीके से व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन असभ्य लोगों को समझ नहीं आता है। नहीं, इसको बोलते हैं कैरेट और स्टिक। हुँ। डंडा भी साथ में चल रहा है। अगर आप देखें ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये डंडा है। कैरेट क्या है कि भाई बातचीत करिए, शांति से रहिए। हाँ, हमारा और आपका ट्रेड जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन खाली एक तरफ़ा काम नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, खाली बातचीत। हाँ भाई, सुधर जाइए, ये करिए, वो उससे नहीं होगा। 2013 की मैंने बात करी। अब है तो नोटबंदी करेंगे, नोटबंदी खाली अपने लोगों के लिए नहीं थी। नोटबंदी इधर के लोगों के लिए थी कि वो किस तरह से इनको हम काबू में करें। ये जो आतंकी यहाँ से आकर के अपना धंधा चला रहे थे। मैं बोलता हूँ हुँ। सिलीगुड़ी द मॉल ऑफ आतंकवादीज़। वो मॉल था वो। वहाँ पे ये सारे कार्य, ये बिल्कुल अच्छा। सही है, मैं गलत नहीं बोल सर, रहा पर हूँ। अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी वो मॉल ऑफ आतंकवादी है? नहीं, अब तो थोड़ा सीरियस हो गया है मामला यहाँ पर। देखिए डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है मिलिट्री की। सो अब ओवरऑल पुलिस चेंज हो गई है। पहले क्या था, पुलिस वगैरह सब हैंड इन ग्लव थे। अब पुलिस को भी काफ़ी क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं। होपफुली मेरा ये मानना है कि विद द न्यू गवर्नमेंट, आई थिंक हुँ। सिलीगुड़ी विल नॉट बिकम अ मॉल ऑफ आतंकवादीज़ एनीमोर, और यहाँ जी। पे धीरे-धीरे इनको सूंघ-सूंघ के निकाला जाएगा, और इनके कई कई लेवल पे हम काम कर रहे हैं। पहले तो मैंने हुँ। बोला मिलिट्री लेवल, डिप्लोमैटिक लेवल, और इंटरनली जो इनके यहाँ पे रूट्स थे, जड़ थे, उनको ढूँढ-ढूँढ के निकाला जा रहा है और उनको खत्म किया जा रहा है। उनकी जो ट्रेड चलती थी, आपको पता होगा कि इन एक्सचेंज ऑफ ऑल दीज़ क्या बोलते हैं, वेपन्स, एम्युनिशन वगैरह, ये लोग हमारे यहाँ से कफ सिर्फ ट्रक के ट्रक भेजते थे।
कफ सिरप हैं? कुछ मतलब they तो were all sedatives, they were not cough syrups, they were sedatives actually. एक्चुअली नहीं होता है, ओरिजिनल कफ सिरप भी होता है। अगर आप कफ सिरप को पढ़ें ध्यान से, आज अपनी बॉटल होगी तो आप बॉटल दिखा दीजिएगा, 75% अल्कोहल कंटेंट होता है उसमें, 60%, 50%, क्योंकि दैट अच्छा, इज मेंट टू गिव स्लीप टू द पर्सन हु एक्चुअली गॉट कफ। हाँ, तभी तो मैंने ये कहा सर sedatives हाई होते हैं। सेडेटिव्स हाई होते हैं, तो लोग उसको मतलब एज अ, जैसे आप लोग पेग चलाते हैं उस तरह से नॉर्थ ईस्ट में लोग पीते थे। इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन भी इसकी वजह से अफेक्टेड हो जाती थी। वो लोग इसको प्रमोट करते थे क्योंकि उनको भी एक इजी तरीका मिल जाता था। दारू नहीं है, अगर दारू नहीं मिल रहा है तो इसी को पी लेते थे। 50 रुपए 100 रुपए में एक बॉटल ली, पूरा चढ़ा लिया, रात को सो गए। कितना नुकसान भारत का हुआ है इस तरह से, और आज से नहीं चल रहा है। ये मैं बात लंबे कर रहा समय हूँ से चल रहा है। जी, 2013 में मेरे सामने 2-3 ट्रक पकड़े गए। क्या है? खाली कप से। समझ तो में इस आता है। जी, तरह की चीजें वहाँ हो रही हैं। हम लोग इसको आँख मूंद करके गांधी जी के 3 बंदर की तरह वहाँ बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे पहले तरुण गोगोई साहब थे, इधर ममता जी थी, दोनों ने मिल करके बनाया हुआ था अपना राज। अब वो राज टूट रहा है। एक तरफ हेमंत बिस्वा हैं, दूसरी तरफ क्या शुभेंदु है, अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जी हैं। होपफुली माय व्यू इज दैट धीरे-धीरे चीजें बदलेंगी और ये जो आतंकवादी हैं, ये अपने ठिकाने पे जाएँगे। तो जहाँ तक बिष्ट साहब की क्लेम का बात है, क्लेम इन एसेंस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इन क्वांटिटीज एंड नंबर्स इट मे बी अ गेस वर्क। आई एम नॉट वेरी श्योर। आई कांट से, बिकॉज़ मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैं उसमें डील नहीं करता हूँ, तो आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। इतना ज़रूर है कि ये थ्रेट हमारे ऊपर है, और क्योंकि ये थ्रेट है हमारे ऊपर, हमको सपना है जो हम 3 मिलिट्री बेस खोलेंगे इस इलाके में। ज़रूर वी हैव राइट, गॉट इन्फॉर्मेशन दैट दैट इज़ व्हाई वी आर। मैंने और आपको बताया कि बांग्लादेश अब स्ट्रैटेजी क्या कर रहा है कि आतंकवादी, बीजीबी, मिलिट्री, ये तो इनका मिलिट्री क्या बोलते हैं, डिफेंस स्ट्रैटेजी हो गई। हमारे वो उनको ऐसा लगता है कि भारत उनके ऊपर हमला करेगा, जबकि भारत ने आज तक कभी किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया है, जब तक कि उस देश के लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई हमारे आया नहीं। जी, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, तब इन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। अब भाई 5 मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आने लग गए थे। उनको खाना-पीना देना हमारे बस की बात तो नहीं थी। तो वी हैड टू सेंड देम बैक। तो इसलिए बांग्लादेश वाला जो एक्शन था, हमने अपने इसमें नहीं किया। इट वाज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ We फॉर were द forced पीपल to, we ऑफ। were forced. जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।